हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम टीयर 1 में जितने भी परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके लिए कोई अलग से वीडियो नहीं आएगी, यानी कि पार्ट 2 पार्ट 3 में नहीं जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन है और इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ। तो जो लोग भी सीजीएल सीएचएसएल या फिर सीपीओ 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही साथ रेलवे एनटीपीसी वाले लोग भी अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। भले ही सवाल में डाटा चेंज हो जाए बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए भी ये उतना ही फायदेमंद है जितना कि सीएचएसएल और सीजीएल वालों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर से बता दीजिए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और सूचना दे दूं आपको कि जल्द ही हम इसी के जैसा जैसे सीजीएचएसएल 2019 के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसी के जैसे सीजीएल 2019 की भी चैप्टर वाइज वीडियो आने वाली है। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। और कितने लोग चाहते हैं कि सीजीएल की भी चैप्टर वाइज वीडियो आए, सीजीएल प्री का जो पेपर हुआ था 2019 का, उसका आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए तो बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ। 12 अक्टूबर से मैंने क्वेश्चन लिया है, या फिर मुझे उतना ध्यान नहीं है, शायद 17 मार्च से मैंने पेपर लिया है। 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, फिर 12 अक्टूबर से स्टार्ट करके और 26 अक्टूबर तक जितने भी 36 सेट में पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। मे भी एक दो ईजी क्वेश्चन रह भी जाएँ, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन आ जाएँ, ईजी हो या मुश्किल हो, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन रह जाएगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हैं, चैप्टर वाइज पीडीएफ जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका पीडीएफ, तो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम एनके मैथ्स नंदू कुमार है। आप वहाँ पर ज्वाइन करके और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। और जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लें उसके बाद वीडियो को देखें, या खुद से पहले सॉल्व करें फिर वीडियो को देखें, तो आपको और मजा आएगा। चलिए अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखिए भाई, पहले सवाल में आपको दिया गया है कि सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है, तो दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। काफ़ी इजी सवाल है और हर एक बार ऐसा आता है, और रेलवे वाले लोग अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके पेपर में ऐसा सवाल आने ही वाला है, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति की आय दूसरे से 25% अधिक है, तो कम जिसका है उसका अधिक वाले से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। काफ़ी आसान है, इसके कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ये सचिन हो गया, ये दिलीप हो गया। अब ये कह रहा है कि दिलीप की आय से सचिन का 25% ज़्यादा है, यानी कि दिलीप वाला 100 होता अगर, तो सचिन वाला 125 होता। 25% ज़्यादा होने का मतलब तो यही है, दिलीप वाला 100 होता तो सचिन वाला 125 होता। अब पूछ रहा है कि दिलीप की आय जो है वो सचिन से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताइए सचिन से दिलीप का कितना कम है, तो आप बोलेंगे जी 25 कम है। तो ऊपर मैंने 25 लिख दिया, और बटा के नीचे हमेशा जिससे पूछ रहा है वही लिखते हैं। सचिन की आय से पूछ रहा है तो सचिन की आय को हम नीचे रख देंगे 125 और गुणा का क्या लिखेंगे 100। अब इसको काट लीजिए तो ये 25 चौके 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 20 25 100, यानी कि 20% इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। ये तरीका है इसको करने का, और भी इसको करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। वो भी काफ़ी आसान से ही हैं आपको। और दूसरा तरीका पता होगा, इसको फ्रैक्शन में तोड़ कर सकते हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। यानी कि एक का अगर 4 है तो दूसरे वाले का 5 है, तो आपको ये बताना होगा कि 4 वाला कितना कम है। तो आप बोलेंगे 5 से 1 कम है, तो नीचे 5 रख के और गुना 100 करेंगे, तो ये 5 से 20 25 100 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि किसी संख्या, ये किसी है, ठीक है, किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 228। तो आपको बताना है कि 20% उस संख्या का क्या होगा, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लो कि इसमें ये दिया है वो क्या दिया है। जो भी जब भी आप ऐसे सवाल पढ़ें तो आप पहले ये देखें कि जो डाटा दिया है वो क्या दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है दोस्त, आपको दिया है संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर। अब बताइए किसी संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर कितना होता है, तो आप बोलेंगे जी 2/3 होता है। ये तो कोई भी बता देगा, और 2/3 का मान इतना दिया है, तो आप डायरेक्ट ये लिख लेंगे कि 2/3 किसके बराबर है दोस्त, 228 के बराबर है। यहाँ से 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 114 आ जाएगा। तो एक एक का मतलब वह संख्या, ठीक है। संख्या कितना आ जाएगा आपको, 14 तिया 42 का 2, ठीक है, और 3 एकम 3, और 1 मिनट, 42 का 42 हो जाएगा और 3 एकम 3, ये 342 आ गया।
और इसका 20% निकालना है तो इंटू में 20/100 कर सकते हैं, या 20% निकालने के और भी तरीके हैं। आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिएगा और 2 5 10, देखिए आप गुना करके ही और भाग लगाने में, देखिए यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि 2 दूना 4 लास्ट में आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। पूरा मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप संख्या को मान लीजिए x, ठीक है। अगर संख्या x होता तो उसका तिहाई कितना होगा, उसका 1/3 होगा x/3। तो संख्या x में से उसका 1/3 यानी कि x/3 जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है 2, 2 और 8। यहाँ से अगर आप इसको घटाते हैं, ये बटा का जोड़ आप निकालिएगा तो 3x में से 1x जाएगा तो 2x/3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 2, 2 और 8। फिर मैंने 2 से इसको काट दिया था 114 बार में, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 और गुणे की 114, ठीक है 114, या फिर डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए 342 आ जाएगा 342। लेकिन आपको ये संख्या x नहीं बताना है, इसका 20% बताना है, तो 20% का मतलब 20/100 आपको करना है। अब देखिए हमने ये बोला कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये नीचे जो 10 है इसके कारण पॉइंट आएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में पॉइंट है, तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा। लेकिन पॉइंट को अगर छोड़ दें तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 2 दूना 4। देखिए ऊपर 2 2 जा 4 बन रहा है, यूनिट डिजिट 4 आएगा, और यूनिट डिजिट 4 किस में है, ऑप्शन ए में है। या फिर आप पूरा गुना करके भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 68.4। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए 3 नंबर सवाल में आपको कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल के लेंथ को इंक्रीज किया जाता है 12% से और ब्रेड्थ को डिक्रीज किया जाता है 8% से, तो आपको नेट इफेक्ट ऑन द एरिया बताना है। काफ़ी इजी सवाल है, आप ए बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे 12 बढ़ गया तो आप प्लस का 12 लेंगे, फिर 8 कम हो गया तो माइनस का 8 लेंगे, और फिर प्लस माइनस माइनस, और 12 8 96/100 करेंगे, यही करेंगे। 1 मिनट, अच्छा चलिए ठीक है सही है। आप बोलेंगे जी कि यहाँ से हम 12 में से 8 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 प्लस का, और माइनस में 0.96 आ जाएगा, इसको घटा भाग देने के बाद 96 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.96। अब 4 में से ये घटाना है तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी 3 पॉइंट समथिंग, तो लाभ होगा और 3 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो गया। क्योंकि ऑप्शन ए में आपको 3.04 दिया है, ऑप्शन बी में 2 पॉइंट दिया है। 2 तो नहीं आएगा क्योंकि 4 में से 1 से कम ही घटाना है, तो 3 के आगे ही आएगा। आप घटाओगे तो 3.04 आ जाएगा, और इतना परसेंट की वृद्धि होगी, वृद्धि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इतना परसेंट की, 1 मिनट जरा चेक करने दीजिए मुझे। तो आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, ठीक है, और चौड़ाई 8% से घट जाती है, तो डेफिनेटली वृद्धि ही आएगा, इंक्रीज्ड बाई 3.04%। ऑप्शन ए इसका सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। 3.04% क्या आएगा, वृद्धि आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इसको करने का और भी तरीका है, जैसे आप ऐसे कर लें कि मान लीजिए एरिया 600 था, तो आप लिखेंगे 12% बढ़ गया, तो 12% बढ़ने को आप क्या लिखेंगे, 112/100, ये मैंने बटा में पढ़ा रखा है, और गुना में 8% कम हो गया तो 8 आप घटाएंगे तो 92/100। ये वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और 100 में से इसको घटा लेंगे, लेकिन ये थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ सकता है। एक और तरीका ये भी है कि आप ऐसे कर लें, देखिए 12% बढ़ गया तो इसको 1.12 लिख दें, ठीक है, यानी कि 1 रुपये में उतना जोड़ दें। 12% बढ़ा तो 1 में हमने 12 को मिला लिया पॉइंट के बाद, 8% कमी हो गई तो 1 में से 8 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.92 आएगा। फिर इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। अब ये आप देख रहे हैं कि ये आने वाला है आपका कितना, ये आने वाला है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि लाभ ही होगा, ठीक है। और 12 दूना 24, लास्ट में 4 भी आएगा, ये भी हम कह सकते हैं कि लास्ट में 4 आएगा, और ये वृद्धि आएगी, तो लास्ट में 4 ऑप्शन ए में है, और ये वृद्धि भी है, इंक्रीज लिखा है। अब देखिए यार यहाँ पर ये लोग गड़बड़ कर दिए, इंग्लिश में इंक्रीज्ड बाय लिखा है, तभी मैं सोचूं कि क्या दिक्कत आ रही है। इंग्लिश में इंक्रीज्ड बाय लिख दिया है और हिंदी में कमी लिख दिया है। ये इंक्रीज्ड बाय ही होगा, ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन ये हिंदी वाला गलत है, कमी नहीं होगा, यहाँ पर वृद्धि होगा। इंक्रीज्ड बाय 3.04%, यानी कि 3.04% की वृद्धि होगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, 3.04% की वृद्धि। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल को देखिए, इसमें बोल रहा है कि 240 का a% c के बराबर है और a का c% 117.6 के बराबर है, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, पहले जो बराबर कह रहा है वो कर लेते हैं।
देखिए 240 का ए परसेंट किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 240 का ए परसेंट यानी कि ए बाई 100 ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यहाँ से देखो सी को भी अगर मैं लेफ्ट साइड में लाऊं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली में इस सी को भी मैं लेफ्ट साइड लेकर के आता हूँ, बाई सी हो गया तो ये 1 के बराबर हो गया। फिर दूसरी तरफ दे रखा है आपको कि ए का सी परसेंट जो है वो है 117.6। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि ए और इंटू सी बाई 100। सी परसेंट का मतलब तो यही हुआ, और ये बराबर है 117.6 के। ठीक है, यहाँ से भी आप चाहें तो एक का मान निकाल लें और दोनों को इक्वल कर दें। किसी भी तरह से आप इक्वल कर सकते हैं, जैसे दोनों तरफ से ए का मान निकाल के आप इक्वल कर लें, या दोनों तरफ से सी का मान, या डिवाइड ही कर दें दोनों तरफ से। कुछ भी करके आपको ए बाई सी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जा करके बात बनेगा। हमसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रही है। चलो एक जगह से हम रेशियो ले लेते हैं। देखिए कहीं से भी एक जगह से आप रेशियो निकाल लीजिए। जैसे इस पहले वाले से अगर आप रेशियो निकालते हैं, और से इसको हटाकर मैं वापस समझाता हूँ। देखिए 1 मिनट, वैसे थोड़ा लॉन्ग जा रहा है, मैं आपको जल्दी करने का तरीका बताता हूँ। जल्दी करने में आप पहले कहीं से एक जगह से रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि दो इक्वेशन है तो डेफिनेटली हम वैल्यू पुट कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम इस वाले से ए और सी का रेशियो निकालेंगे। लिख लेते हैं कि 240 का ए परसेंट यानी कि ए बाई 100 ये बराबर है सी के। तो यहाँ से अगर आप काटते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 12 दूना 24 और ये 5 दूना 10, यानी कि आप ये कहेंगे कि ए बाई सी दोस्त किसके बराबर आ गया, 5/12 के बराबर आ गया। अब ये समझिए आपकी अगर ए बाई सी 5/12 के बराबर है, और हमसे सवाल में ए प्लस बी कहाँ से पूछ दिया, ए प्लस सी होना चाहिए यहाँ पर इंग्लिश वाले में। ठीक है, ए प्लस सी पूछेगा क्योंकि बी तो सवाल में ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे ए प्लस सी पूछ रहा है और हमने रेशियो निकाल दिया कि रेशियो ए और बी का कितना है, 5 और 12 का है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि डेफिनेटली अब जो आंसर आएगा वो 5 और प्लस 12 यानी कि 17 का मल्टीपल आएगा। हमें ए प्लस सी ज्ञात करना है, तो डेफिनेटली ए और सी का मान हम निकालेंगे तो 5 और 12 से गुना कराएंगे, फिर जोड़ेंगे, यानी कि आंसर 5 प्लस 12 यानी 17 का मल्टीपल होगा। तो हम 17 से चेक कर देते हैं। देखिए ये तो 16 का मल्टीपल है, तो 17 का कहाँ से होगा, ये 14 का है, ये भी नहीं होगा। 17 से आप कटा के चेक भी कर सकते हैं, 17 एक बार में 2 6 नहीं होगा, ये 26 17 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही हो गया। बस 238, काम खत्म। पूरा बनाने की जरूरत नहीं रह गई, या फिर आप चाहें तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि यही काम कर लें आप। दूसरे इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आंसर गलत भी नहीं होगा, 100% सही आएगा। आप किसी भी एक इक्वेशन से ए बाई सी निकाल लो, यानी कि रेशियो निकाल लो ए बटा सी क्या आएगा। और जैसे ही आपने ये निकाला तो आपको ए प्लस सी पूछ रहा है, तो ए और सी ऐसे रेशियो में ही जोड़ करके और ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन कटता है, इससे जो कट गया वो आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए डिविजिबल है 17 से, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखें दोस्त, इस सवाल में आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 400 का 30%, 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर है 536 का 25%। तो x का मान क्या होगा। कई सारे तरीके हैं करने के, लेकिन मुझे जो लगता है आसान तरीका, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन में। देखिए पहले तो 400 का 30% मैं निकाल के लिख देता हूँ। 400 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि एक जीरो इसमें से काट दीजिए तो 10% निकल जाएगा। तो जैसे ही मैंने एक जीरो काटा तो 10% का मतलब मुझे पता चला 40 है, तो 30% 3 गुना होगा, यानी कि 40 या 120। 400 का मैंने 30% लिख दिया, 120 प्लस 70 का x% बताना है। अब ये बात आप ध्यान रखिए, देखिए 70 का x% लिखें या x% का 70 लिखें। देखिए आपसे ये बोला गया है 70 का x%। इस बात को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि नहीं ये x का 70% है, x का 70%, तो कोई अंतर नहीं आएगा। परसेंट आप इसमें से इसमें चिपका दो, कोई अंतर नहीं आएगा। बस परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, जब बीच में का है, का मतलब गुना, बीच में आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का ये साइन है, लेकिन आपको ये पता है कि ये परसेंटेज का मतलब बटा 100। आप x के नीचे 100 लिखो या 70 के नीचे 100 लिखो, अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि का मतलब तो गुना है। देखो अगर मैं पहले वाले के लिखूंगा तो ये लिखूंगा 70 गुना में x बटा 100, और अगर इस दूसरे वाले को भी लिखूंगा तो x गुना 70 बटा 100। बताओ दोनों में कुछ अंतर है, नहीं है। तो इसीलिए परसेंटेज को हम, अगर बीच में का लिखा हुआ है, ऑफ का साइन है बीच में, तो परसेंटेज को हम वहां से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा था। ये 400 का 30% तो मैंने 120 लिख दिया, और यहां से x का 70% मैं इसको समझ लेता हूं, तो 70% किसी नंबर का 70%, मैं इसको बस इस फॉर्म में लिख देता हूं। x को लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि x का ये 70% है। 70 का x% लिखो या x का 70% बराबर है। तो देखो x का 70% मैं न लिख करके केवल 70% लिख रहा हूं, और बाद में इसी को मैं 100% जब निकाल दूंगा तो ये मेरा नंबर आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए x का अगर 70% निकालना है
तो x का अगर हम 100% निकाल लें तो आप कहोगे कि x का 100% निकालने का मतलब वो नंबर खुद हो गया। किसी भी संख्या का 100% उसी के बराबर होता है। 100 का 100% 100 के बराबर, 20 का 100% 20 के बराबर। तो वही मैं यहाँ पर 70% केवल लिख देता हूँ। ये नहीं लिख रहा हूँ कि x और इंटू में 70/100, और ना ही x का 70% लिख रहा हूँ। मैं केवल 70% लिख दे रहा हूँ और बाद में इसको 100% बना दूंगा। बस अगर ये 100% बन गया तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो वही काम मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखने वाला हूँ। देखिए, तो मैंने कह दिया कि 400 का 30% 120 हो गया और प्लस 70%। अब ये 70% एक्स का ही है, मैं केवल 70% लिख देता हूं। और इधर 536 का 25%, 25% का मतलब बाई 4 होता है। 25% का मतलब 4 से डिवाइड करना होता है। तो 536 को आप 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। अब आप 120 को उधर ले आके घटा दोगे तो 70% का मतलब कितना आ जाएगा, 14। और हमें 100% की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आप बोल रहे हैं कि 70 को 14 कैसे बना सकते हैं, 5 से भाग करके। तो 20 को भी 5 से भाग कर दीजिए, 100 को भले 100 को 5 से भाग कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये आप देख सकते हैं कि नहीं, 70 को हमने 14 लिखा है, यानी कि 5 से भाग कर दिया है। 14 25 70 होता है ना, तो हमने 100 को भी 5 से डिवाइड कर दिया और 100 को 5 से डिवाइड करने पर 20 अपना आ गया और 20 सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को इजी कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सवाल तो ऐसे भी इजी है, देख करके सवाल तो कठिन नहीं लग रहा है, लेकिन टाइम वैसे ज़्यादा लेगा। और मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ डेफिनेटली टाइम कम लगेगा आपको, बशर्ते ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या किया है। और ऐसे जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्स को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना एक्स का ही ये सही बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक सवाल है हमारे पास, ऐसे कई सारे सवाल आए हैं, कई सारा सवाल ऐसा रिपीट हुआ है, 2-3 मैं सारा एक ही साथ करा दूंगा आपको। सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा। देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, तीनों संख्या ऐसे लिख लेना है। लिखने की हालांकि जरूरत तो है नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं। तीनों संख्या ए बी सी हो गया, और तीसरी संख्या से, यहां पर आप देख लीजिए, ठीक है, देन अ थर्ड नंबर। देन के बाद जो भी नंबर लिखा गया है या जिस संख्या से कह रहा है उसको 100 ले लेना है। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम 100 लेंगे। यहां पर देन अ थर्ड नंबर लिखा है तो थर्ड नंबर को हमने 100 ले लिया। अब बाकी क्या कह रहा है कि पहला संख्या 25% ज्यादा है तो इसको हमने 125 कर दिया। दूसरा वाला संख्या 60% अधिक है तो इसको 160 कर दिया। अब हमसे दोनों संख्याओं का रेशियो यानी कि ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी का रेशियो, तो आप काट लो। देखो, ए और बी का रेशियो क्या होगा, इसको आप 25 से काटोगे तो 25 पचे 125 कट जाएगा। लेकिन ये 25 से नहीं कटेगा तो हम 5 से ही केवल काटते हैं। 5 से काटेंगे तो ये 25 पचे 125, और ये 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 25 और 32 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ए और बी का रेशियो निकालना आसान है, 25 और 32 आएगा। अच्छा देखो, जब हमें पता है कि दोनों 5-5 से कटेगा तो मैं पहले वाला ही 25 देख करके ऑप्शन सी को मार्क कर सकता था, क्योंकि इसी में शुरू में 5 है, 25 यानी कि, ठीक है, मैंने ये देखा कि 125 के लास्ट में 5 है, इधर 160 के लास्ट में 5 है, यानी कि दोनों 5 से कट सकता है, और 5 से कटेंगे तो 125 वाला तो 25 बन जाएगा, और ऑप्शन सी में ही 25 है तो ऑप्शन सी हम लगा लेते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बिना छुए हो सकता था, बिना छुए। आप बस यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए और यहाँ से आपने ये समझ लिया कि अब हमें बस इन दोनों का रेशियो ले लेना है, तो आप ये कह सकते थे कि ये नंबर जो भी आएगा यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ वाला नंबर 125 को कटा देगा और यहाँ वाला नंबर आपका 160 को कटा देगा। तो आप बोलेंगे जी कि 25 को छोड़कर और कोई ऑप्शन का पहला ऐसा यहाँ पर नंबर नहीं है जो 125 को कटा सके, केवल 25 ही है जो कि 125 को काट सकता है। तो ऐसे भी हम सी को लगा सकते थे बिना काटे पीटे। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अगला सवाल जो कि उस तरह का है, मैंने यहाँ पर ले लिया है कि जो सेम टाइप का सवाल है उसको एक ही साथ निपटा दूं। यहाँ पर फिर से कह रहे हैं तीसरी संख्या से, देखिए, देन अ थर्ड नंबर, तो देन के बाद जो भी लगाया उसको हम 100 मान लेंगे। तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। सी को हमने 100 ले लिया, तो पहला नंबर 25 ज़्यादा है तो ये 125 आ गया, और अगला नंबर 65 ज़्यादा है तो ये 165 हो गया। फिर देखो, दोनों के लास्ट में 5-5 है तो हम ये समझ गए कि पहले वाला 5 से कटेगा और दूसरे वाला भी 5 से कटेगा। तो देखो, अब इसमें दो दो जगह 25 है तो हम लगा नहीं सकते हैं, काट के ये 25 लिख देते हैं और इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, सही उत्तर है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 70% मत मिले। ठीक है, एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया जाए या कर दिया गया हो, तो मतों की, अच्छा, कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या आपके पास
6,40,000 है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करना है आपको। आसान सवाल है, पहले सवाल को एक बार समझ लीजिए। एक उम्मीदवार है, उसको वैध मतों का 70% मत मिला है, ठीक है, 70% मत मिला है। फिर ये कह रहा है कि यदि कुल मतों का 20% मत अवैध हो गया, 20% तो अवैध ही हो गया, तो बचा 80%, उसी का 70% इसको मिला होगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला। यही तो हमें काउंट करना है कि उम्मीदवार को कितना वैध मतों का कितना मिला, उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की कितनी मत मिले, कितना वोट मिला, ये आपको बताना है। तो सबसे बेहतर तरीका है इसका कि पहले हम ये करें कि देखो, अगर टोटल जो मतों की संख्या है वो 100 है, टोटल वोट्स कितने हैं, 100 हैं, तो उसमें से 20% तो इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, वैलिड मत कितने बचे। वैलिड का मतलब जो वैध मत है वो कितने बचे, तो आप बोलेंगे कि 80, क्योंकि 100 थे, 100 में से 20 तो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे हमारे पास, वैलिड बचे 80। अब इसमें से 70% मिला है उस उम्मीदवार को, तो इसका 70% हमें निकालना है। तो आप बोलेंगे कि इसका 70% कितना होगा, इसका 10%, मतलब एक जीरो काट देंगे, तो 10% अगर 8 है तो 70% 8 सत्ते 56 होगा। हमें 56 की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी। अब बताइए कि 56 देखकर मुझे ये पता लग गया दोस्त कि 56 8 सत्ते 56 होता है, इसमें 7 आ रहा है 56 में, तो आंसर भी हमारा 7 से कट जाना चाहिए। और आंसर 7 से कट जाना चाहिए, तो ये हम अब यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन हमारा बड़ा बड़ा है। चेक करना मुश्किल है हमारे लिए 7 से। अगर 7 का डिविजिबल आपको चेक करना मुश्किल है, डिविजिबिलिटी, तब आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करना भी उतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आपको कुल मतों की संख्या ये दिया है, 100 की वैल्यू इतना दिया है, आपको बस 7 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए तो 7 से चेक करना आसान है कि 7 से कौन ऑप्शन कटेगा और कौन नहीं कटेगा। कैसे आसान है, देखिए 7 से यहाँ पर 7 पचे 35 कट गया, उसके बाद ये 8 बचा, तो 8 कटता नहीं है 7 से, तो ये गया। 8 बचा या 80 बचा या 800 बचा या 8000 बचा, कुछ भी आप बचा लो, 7 से नहीं कटने वाला है 35 को छोड़कर। इसमें 4000 है या 4 लाख है, या तो 7 से नहीं कटेगा, दिख रहा है। ये 45 भी 7 से नहीं कट रहा है, दिख रहा है। तो बस ये ऑप्शन ए बच गया, ये कटे चाहे नहीं कटे, कटना तो पड़ेगा ही, इसकी अब मजबूरी है, यही अकेला ऑप्शन बचा है, कटना ही पड़ेगा इसको, और ये आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बस काम खत्म। अब अगर आपको पूरा सॉल्व करना था तो आप क्या करते, आप बोलते दोस्त कि पूरा सॉल्व करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि हमने टोटल वोट कितने को माना था, 100 को, और 100 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 6,40,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते तो हमारे पास बचता, एक की वैल्यू कितना बच जाता, 6400 बच जाता, और हमें 56 की वैल्यू निकालना है, तो इतना गुना में 56 कर लेते। फिर भी हम कहते हैं कि आंसर में 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो के बाद 6 चौके 24 4 आएगा, यानी कि आंसर के लास्ट में 400 आएगा। बताइए ऑप्शन ए में है, लेकिन इतना क्यों करें जब 7 से कटने वाला ही हम ढूंढ सकते हैं। तो अब बताओ, पूरा गुना भाग करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाई चांस कोई ऐसे क्वेश्चन रेयरली मिल जाएंगे जो कि आपको पूरा उसमें मल्टीप्लाई या पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है 3800 का 25/9 का 15% का 18% ज्ञात कर दीजिए। कोई बात नहीं, ज्ञात कर देंगे। अब देखो इसमें भी मुझे कहीं पर 19 नहीं दिख रहा है, केवल 38 में 19 दिख रहा है। मेरे लिए तो यही इजी तरीका है दोस्त, अगर 38 में मेरे पास 38 में 19 दिख गया, तो मैं 19 का मल्टीपल ही चेक कर लूँ। क्या ज़रूरत है इतना चेक करने की, 19 का मल्टीपल चेक करो, पहला 19 से कटेगा, तो आप बोलेंगे 19 से कम 19, 9 5 कट गया। चलो अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं, कहीं कट मत जाए आगे भी। ये 19 तिया 57, तो 12 बचेगा, नहीं कटा। ये 19 दूना 38, 5 बचेगा, नहीं कटा। 19 तिया 57, 13 बचा, नहीं कटा, काम खत्म। बताओ क्यों मैं पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँ, पूरा कैलकुलेट करूँ, ये वो फलाना ढिमका, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तो करेंगे ही दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे आप सारे ही क्वेश्चन में कर लोगे, लेकिन आप देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन में हम ये सब काम कर सकते हैं। कैलकुलेशन कुछ नहीं है दोस्त, आप जब इस तरह से सॉल्व करने लगोगे तो आप कभी भी कैलकुलेशन से डरोगे नहीं, क्योंकि रियल में जो टफ कैलकुलेशन होते हैं वो दोस्त, अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आने हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चन में को कैलकुलेटिव थोड़ी कर देगा। 25 में से आपको रियरली 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन काफ़ी आपको कैलकुलेटिव मिलेंगे, जिसमें आपको सही में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कम से कम अगर ऐसे क्वेश्चन में आप टाइम बचा पाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे करोगे तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर आप टाइम बचा पाते हो तो डेफिनेटली आप बड़े क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पाओगे और आराम से उनको बना सकते हो इत्मीनान से, टाइम बचा करके। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हम लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं।
अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है दोस्त कि x का 22% y के 30% के बराबर है, तो x अनुपात y क्या होगा। अब देखो x का 22% और y का 30%, तो हमसे y अनुपात x पूछा है। यहाँ पर जल्दी जल्दी में गलती नहीं लगाना है, ये चेक कर लीजिएगा। यहाँ y पहले पूछ रहा है, अगर y पहले पूछ रहा है तो आपको पता है कि 22y के लिए आएगा, और 22y के लिए आएगा यानी कि आंसर 22 का आधा या इधर उधर होगा, जो कि 11 हो सकता है, और ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, दोनों को अगर आपका ऑप्शन डी सही हो गया, सॉरी, दोनों को आप काट भी देते हैं। देखो ये बात लिखा है, यहाँ से हम अगर y बाई एक्स लिखें तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी y ऊपर रखना है तो y वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है एक्चुअली में, तो y वाली नीचे आ जाएगी, 30 नीचे आ जाएगा और ऊपर x वाला चला जाएगा 22, और इसको हम काटेंगे तो ये 11:15 आएगा, 2 से कट जाएगा तो 11:15। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, 30 ही होगा, और क्या, ऑप्शन डी सही हो गया। बताइए क्यों 30 होगा, मैं आपको समझाता हूं क्यों 30 होगा। किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो हमसे उस संख्या का 20% कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें उस संख्या को x या वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। जहां आपने एक्स वाई जेड मान लिया तो आपने खुद क्वेश्चन को कैलकुलेटिव कर दिया और ज़्यादा लंबा बना दिया क्वेश्चन को। आप बिना एक्स वाई जेड के इसको करो और देखो कैसे करना है। संख्या का 60% उसके 40% से 30 कम है। अगर संख्या 100 होती बताओ तो 60% 60 होता, और 60 में से 40% यानी कि 40 घटाएंगे तो हमारे पास 20 ही बचेगा, जिसकी वैल्यू हमें दे रखा है 30, और सवाल में भी 20 का ही पूछ रहा है कि 20% का वैल्यू कितना होगा। बताओ इस दोनों को घटाने पर कितना कम आ रहा है, 20% कम आ रहा है, और 20% ही 30 के बराबर है, और हमसे सवाल में भी 20% पूछ लिया, तो 30 आंसर हो गया। अब अगर आप बनाते लिखते कि चलो संख्या x है, तो आप कहते कि संख्या का 60% यानी कि x के 60%, इसमें से हम कितना को घटा लें दोस्त, x के 40% को, तो आप कहते माइनस x का 40% और बटा का 100 और बराबर आप लिखते कि ये 30, फिर x की वैल्यू निकालते, फिर x का 20% ऐसे निकालते। लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि 60% से 40% कितना कम है, 20% कम है, और 20% की वैल्यू सवाल में 30 है, और हमसे सवाल में खुद 20% ही पूछ लिया, तो आंसर 30 ही रह जाएगा। बिल्कुल लिखने की कलम भी छूने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है दोस्त कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% वृद्धि होती है। लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% बढ़ा दिया जाता है, और ऊंचाई को 20% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन यानी वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या आएगा, ये आपको बताना है, प्रतिशत वृद्धि क्या आएगी। आसान सवाल है। देखिए जब 3 डेटा दिया हो तो आप 100 वाला इस्तेमाल कर लीजिए, बेहतर होगा। आप डायरेक्ट लिख लो कि घनाभ का आयतन अगर पहले से 100 होता तो बाद में क्या क्या चेंजिंग आ रहा है, 10% बढ़ रहा है, यानी कि ये 110/100 आ गया, या 11/10 कह लो, और अगले में 20% की वृद्धि होती है तो 120/100 या फिर 12/10 कर लो, एक एक जीरो में हटाते जा रहा हूँ। और ऊंचाई में 20% की कमी होगा यानी कि 80/100, तो 8/10 लिख लो इसको, यही होगा, और कुछ तो नहीं होने जा रहा है। अब आप इसको काट लो, काटोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ हो जाएंगे। इनको गुना कर लो, गुना करना तो आसान है, 12 × 8 = 96, और 96 में 11 से गुना करना है, इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्त, ये 12 × 8 = 96, तो 6 का 6 और 9 6 15 का 5, और फिर 9 और 1 10, 10 56 आ गया, और नीचे एक 10 था तो पॉइंट यहाँ पर चिपका लेंगे हम, तो कितना आ गया हमारे पास 105.6। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है यही बताना है, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, यानी कि ये 100 से कितना ज़्यादा हो गया। हमने 100 लेकर चला था, अब 105.6 आ गया, तो कितना बढ़ गया है 5.6। 5.6 की वृद्धि इसमें से कौन है बताइए, 0.6 कौन बना देगा, ऑप्शन डी बना देगा। यहाँ पर जीरो लगाएंगे तो 5 × 36 ये कट जा रहा है, तो यही इसका सही जवाब है। ठीक है, कितना आ गया हमारा, ऑप्शन डी आ गया। 5.6 का मतलब क्या है, 5 और 0.6 को हम लिख सकते हैं कितना, 6, और बाई 0.6 को हम चेंज करना चाहते हैं, 0.6 को हम लिखेंगे 6/10, और ये कटाओगे आप तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3/5 आ जाएगा, 5 सही, 3/5 सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से, ये छक्का लिखा है यानी कि सिक्सर, जो सिक्सर आप बोलते हैं, 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बना लिए। ठीक है,
अब इसमें ये कह रहा है कि उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया, यानी कि रन जो दौड़कर लिया जाता है दोनों विकेट के बीच में, वो उसने कितना रन दौड़कर लिया है ये बताना है। आसान है, टोटल रन तो हमें पता है कि 120 है, तो नीचे तो 120 ही आएगा, ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा कितना आएगा। तो देखिए चौका और छक्का अगर हम 120 में से हटा दें तो जो रन बच जाएगा वही रन उसने दौड़ कर लिया होगा। तो हम ये कह दिए कि 6 चौकों का मतलब हो गया 24 रन, और 4 छक्कों का मतलब भी कितना हो गया 24 रन। तो टोटल मिला करके 24 और 24 48 रन, यानी कि 120 में से 48 रन उसने क्या किया है दोस्त, चौके और छक्के की मदद से लगाया है। तो हमें बताना है कि कितना रन वो बिना चौके और छक्के के बनाया है, यानी कि दौड़ कर कितना रन लिया है। तो आप 120 में से 48 को घटा लो तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। देखो हमने ये निकाल लिया कि 48 रन उसने केवल चौके और छक्के से बनाया है, तो 48 को अगर 120 में से माइनस करेंगे तो जो रन बचेगा वो दौड़ कर लिया होगा, तो 72 रन बच रहा है, ये उसने दौड़ कर लिया है आउट ऑफ कितना 120 और गुना का 100। ये कटा लो, 12 छक 72 और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 6 और 0 बचा, यानी 60%। ऑप्शन सी सही है। हम चाहते तो 48% को ही निकाल लेते और फिर 100 में से घटा लेते। हम 48 को ही निकाल लेते कि चलो 48 बटा 120, यानी कि 48 रन तो चौके छक्के से बनाया है, तो ये कितना परसेंट हो रहा है, तो आप बोलते 12 चौका 48, 0 से 0, 40% आ रहा है। यानी कि 40% उसने अगर चौके छक्के की मदद से बनाया है, तो जो 100 में से 40 घटाकर 60% बचेगा वो उसने दौड़ कर लिया है, तो भी आप 60% निकाल सकते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी दोस्त, 40%। और इसकी वैल्यू आपको सवाल में 36 दे रहा है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 36 दिया है, हमने परसेंटेज में लिख दिया कि गर्ल्स परसेंटेज में कितनी है। अगर 60% बॉयज हैं तो जो 40% बच गई वो गर्ल्स हैं, और 40% की वैल्यू 36 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या 36 दी हुई है और हमें 60% बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। यहाँ से आप काट लो, 4 नेम 36 9, और ये देखो ये गुना कर लो आप, ये कितना गुना हुआ है 6 गुना, तो इसको भी हम 6 गुना कर लेते हैं, गुना का 6, और ये 54 आ जाएगा, 9 छक 54, यानी कि ऑप्शन बी। 36 देख के आप 54 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि डीएस जब भी 9 आ जाता है जोड़कर, तो मैंने कितना वीडियो में अपने बताया है कि डीएस 9 ही रहता है, चेंज नहीं होगा, आप चाहे किसी भी चीज़ से गुना कर लो। तो ऑप्शन है में हम 9 डिजिटल सम भी ढूंढ सकते थे, जो कि ऑप्शन बी में ही केवल पॉसिबल है और किसी में नहीं है। 40% की वैल्यू 36 दे रखी थी, 60% की बतानी थी, 54 आ गया। ये देखिए पहले सवाल जैसा है, बिल्कुल 1 नंबर सवाल जो मैंने कराया था उसी के जैसा है। रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, तो इसकी आय उसकी आय से कितना परसेंट अधिक है ये बताना है। देखिए एक अधिक वाला हमें बताना है, एक का आय अगर 100 होता तो दूसरे का 15% लेस है, यानी कि वो कितना होता है 85 होता है, तो ये कितना ज़्यादा है यही बताना है। तो हम ये कह रहे थे दोस्त कि अगर काट भी लें इसको, तो या ऐसे ही देख लो 15 ज़्यादा है कितने से 85 से, और गुना का आप क्या करते 100, तो ये कट जाता 3 पच्चे 15 और 17 पच्चे 85, यानी कि ये आ जाएगा 300 और बटा का 17। अब यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसको तोड़ कर देख सकते हैं, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, और एक ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, देखो सब में शुरू में 17 17 आ रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं या इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 17 एकम 17 हो गया, तो बच गया 13 और 0, तो 17 सत्ते 119, और जैसे ही 17 मैंने 2 ही अंक देखा तो ऑप्शन बी लगा दिया कि शुरू में 2 अंक मिल जाना चाहिए, बस शुरू में 2 अंक 17, ऑप्शन बी में है, काम खत्म। या आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं कि ये 7 7 49 और 1 50 ऊपर 0 आ जा रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल को देखिए, इसमें बोल रहा है कि मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है, यानी कि 4% डिक्रीज हो जाती है हर एक साल वैल्यू। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि अगर वर्तमान मूल्य यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो वैल्यू है मोटरसाइकिल की वो है 75,000, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद 2 बार 4% कम हो जाएगा, और क्या 2 बार 4% कम करा दो तो आप बोलेंगे 75,000, और गुना में 1 बार 4% कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 96। 4% का मतलब कितना हुआ, 25 चौके 100, तो 25 में से आप 1 घटा दो, ये 24 बटा 25 आ जाएगा, और ये भी गुना का कितना आ जाएगा 24 बटा 25। आप 96/100 भी लिख सकते हैं, वो काट के 24 बटा 25 ही आएगा। 4% की कमी का मतलब 96% बचेगा, और बाई 100 उसी को मैंने 24 बटा 25 लिख दिया है। आप काट लो तो ये 25 या 75 कट जाएगा, और ये 25 चौका 100 कट जाएगा, इसी में 2 जीरो, तो ये 4 तिया 12 120 बच गया, और गुना का 2 बार 24 24 24 का स्क्वायर 500 में 76 एक ही बार लिख देता हूँ। अब देखो ये 12 छक 72, लास्ट में 2 और 0 आएगा, इतना कह सकते हैं, तो 2 जीरो लास्ट में दो ऑप्शन में दिख रहा है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आंसर 3 से कटेगा भी, उसके बाद भाई 9 से ही कट जाएगा, 3 से क्यों, तो ऑप्शन सी हो गया आंसर, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन 9 से नहीं कट रहा है जिसके लास्ट में 2 जीरो हो।
2 जीरो वाला लास्ट में हमें 2 ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और वो 9 से भी कटना चाहिए। 9 से क्यों कटना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर, इसमें 3 आया है और इस 24 में भी 2 बार 3 है, यानी कि आंसर 3 3 9 3 27 से कट जाना चाहिए कुल मिलाकर। तो जो 27 से कटेगा वो 9 से भी कट जाएगा, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन सी ही है जिसके लास्ट में 2 जीरो आ रहा है। 9 से कटने वाला ऑप्शन ए भी है, लेकिन उसके लास्ट में 2 और जीरो नहीं है। हमें तो एक ही जीरो आएगा ना इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही जीरो बन रहा है, तो एक ही जीरो आंसर के लास्ट में रहेगा, और एक जीरो बस 2 ही में है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। हमने ये भी पता लगा लिया कि आंसर 9 से कटेगा, तो 9 से कटने वाला ऑप्शन सी है और कोई नहीं है। वरना हम डिजिटल सम लगा सकते थे इनमें, तो 9 हटा देते, तो 6 3 9 हटा देते, बस डीएस भी लगा सकते हैं। आप बताओ, डीएससी 9 आएगा, सीधा बात है। 9 से कटने का मतलब डिजिटल सम भी 9 आएगा, तो डिजिटल सम भी लगा सकते थे हम, या फिर आप काट पीट के आंसर लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल देखिए, देखने में आपको थोड़ा अलग लगेगा लेकिन है आसान। सवाल में कह रहा है कि 2 टंकी हैं ए और बी, ठीक है, 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो 6:5 है। टैंक ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जाए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए? आसान है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये दिया है कि ए और बी में जो पानी का रेशियो है वो 6 और 5 है। अब इसमें 30% की वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है। ए वाले में क्या किया गया, 30% बढ़ा दिया गया, ये 30% है, 1 मिनट, 30% बढ़ा दिया जाता है इसको, और ये जितना बनेगा उतना ही इसको भी बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, बी वाले को कितना % बढ़ाना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए अगर 30% बढ़ाना है तो हम इनमें एक एक जीरो चिपका लेते हैं एक्स्ट्रा, 60 और 50 मान लेते हैं। कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो तो अभी भी 6 और 5 का ही रहेगा। सवाल में हमसे 6:5 बोला है, तो रेशियो 6 और 5 का होना चाहिए। बस हम जीरो चिपकाने से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जीरो चिपका दिए, जीरो काट दोगे आप तो वापस से 6 5 बन जाएगा। अब जीरो अगर हमने चिपका दिया तो 60 का 30% बढ़ाना है, यानी कि 13 छक 78 बन जाएगा, ये 78 हो जाएगा। 30% आप बढ़ाएंगे तो 60 का 30% 18 आएगा। इसका 10% 6 होगा, एक जीरो काटेंगे तो 30% 3 गुना 18, और 18 बढ़ाएंगे तो 78 बन गया। 50 को 78 बनाना है। अब बताओ, सेम कर देना है, दोनों की कैपेसिटी सेम कर देनी है। सवाल में यही कह रहा है कि मात्रा समान हो जाए। तो अगर आपको कैपेसिटी सेम करनी है, वॉल्यूम सेम करना है, तो 50 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे जी 28 बढ़ाना पड़ेगा। कितना से? 50 से, और गुना का 100। अब ये 50 दूना 100 और 28 दूना कितना हो गया, 56, तो 56% इस सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आसान सवाल है, करने का तरीका आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया। आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में आपको कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इस प्रकार जो भिन्न आता है वो आता है 17/65। तो आपको मूल भिन्न बतानी है कि जो ओरिजिनल भिन्न है वो क्या होगा। आसान है, काफ़ी आसान है। देखिए 15% वृद्धि करने का मतलब वो 115x बन गया। आप x मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, मान लोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। 115x, देखिए पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे शायद आप ना समझे तो मैं एक बात और लिख देता हूँ यहीं पर। मैंने भिन्न को मान लिया, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। जिन इंग्लिश में सवाल कटा है इसमें, तो आप इंग्लिश वाले लोग सुन लीजिए। आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है जिसके नोमिनेटर में 15% का इंक्रीज कर दिया जाता है और डिनोमिनेटर में 20% लेस कर दिया जाता है, यानी कि डिक्रीज कर दिया जाता है 20%। नोमिनेटर को 50% इंक्रीज कर दिया गया और डिनोमिनेटर को 20% डिक्रीज कर दिया गया, और इस तरह से जो नया फ्रैक्शन मिलता है वो है 17/65। तो आपको जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था। काफ़ी इजी सवाल है। हमने ये बोला कि फ्रैक्शन हमारा जो था वो 100x और बटा 100y था। देखिए 100 मैंने लगाया ताकि परसेंटेज हमारा इजी रहे। अगर 100x/100y होता हमारा फ्रैक्शन, तो नया में ऊपर वाला 15% इंक्रीज करना है, यानी कि 115x, और नीचे वाला 20% डिक्रीज कर देना है, तो ये 80y, और ये करने के बाद कितना आएगा, 17/65 आएगा। तो हमसे ये कह रहा है कि मूल भिन्न बताइए क्या होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, काटेंगे। देखिए ये 23 से कट जाएगा, 23 पचे 115, और ये कट जाएगा 16 पचे 80। अभी कहीं पर कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो हमें 100x/100y अब निकालना है कि कितना होगा। काफ़ी आसान है, पहले x/y ही निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप xy अगर निकालते हैं, x/y, तो कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 16 को 17 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा और नीचे 65 पचे लिखना पड़ेगा, और फिर ऊपर नीचे हमें अभी 100 से भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 100 से फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100/100 तो कट ही जाएगा। देखो ऊपर भी 100 से गुना करना और नीचे से भी 100 से गुना करना, क्या ही फर्क पड़ता है बताओ, 100 100 तो कट जाएगा ऊपर और नीचे करेंगे तो।
और गुना क्यों करेंगे दोस्त, क्योंकि हमने वैल्यू माना था 100x/100y, ठीक है। और अगर 100x/100y माना है तो यहाँ से ये 100 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 100 काट भी सकते हैं तो वापस xy बच जाएगा। बस 100 चिपकाया इसलिए है कि फ्रैक्शन निकालना, सॉरी परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये कहेंगे कि अगर x/y निकालते हैं तो ये 5 को देखिए, ये 5 आकर 65 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 आकर के 17 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 सत्ते 42 होता है, यानी कि ऊपर का इकाई अंक 2 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। बस नीचे तो सब में भैया सेम है, 1495 सब में नीचे सेम है। डिनोमिनेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, नोमिनेटर में देखते हैं सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हमने यूनिट डिजिट केवल चेक कर लिया ऊपर वाले का, तो 6 सत्ते 42 यानी कि यूनिट डिजिट 2 आएगा। इकाई का अंक 2 किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। बस हमने x/y निकाल दिया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखिए जो कि काबिल तारीफ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आया है CHSL में। आपसे पूछा गया है कि 101 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में कितनी प्रतिशत ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक 9 आएगा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 101 to 1000 हैव 9 इन द यूनिट्स डिजिट। यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, ऐसे कितने नंबर हैं 101 से लेकर के 1000 तक। तो आपको पहले वो नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उनका परसेंटेज तो निकाल ही सकते हैं हम इजीली, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम ये कह सकते हैं पहले कि हमें 101 से 1000 तक का अगर संख्या लिखना है तो वो 3 अंक का संख्या होगा, सीधा बात है, 3 डिजिट का नंबर होगा। यूनिट प्लेस पे हमें 9 चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए, तो हम बोलेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, अंकों की संख्या गणित में जो होती है वो टोटल 10 होती है। 0 से लेकर के 9 तक टोटल अंक होते हैं जो कि 10 होती हैं टोटल। 0 से लेकर 9 तक आप गिनेंगे तो 10 अंक होते हैं मैथ में, 10 डिजिट्स होते हैं। तो अगर हम पहले वाले देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपने पढ़ा होगा कभी, क्रमचय और संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पर यूज करना है। 11th क्लास में पढ़ना है, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कंपटीशन में तो आपको पता होगा कॉम्पिटिटिव क्लास में। देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, तो हमने ये बोला दोस्त कि ये जो पहला प्लेस है, ये फर्स्ट प्लेस जो है, इसको भरने के यहाँ पर लिखने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, तो आप बोलें कि टोटल 10 तरीके हैं, सॉरी 9 तरीके, क्योंकि पहला वाला तो हम 0 नहीं लिख सकते हैं, अगर 0 लिख देंगे तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमें मान लो ऐसे आप समझिए यहाँ पर ये सब हटाकर कि ये 3 डिजिट का नंबर हमें है, यहाँ पर तीनों जगह कुछ कुछ डिजिट लिखेंगे तो 3 अंक का बनेगा, लेकिन हमें लास्ट में 9 ही चाहिए, ये तो फिक्स है। तो इसके हमें लास्ट वाले डब्बे को भरने के कितने तरीके हैं, हमारे पास एक तरीका, और इनटू में सेकंड वाले में तो हम 10 हमारे पास टोटल डिजिट होते हैं, तो 10 में से कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 हैं। सेकंड वाले में बीच में हम टोटल 10 हमारे पास अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, तो 10 में से हम कुछ भी बीच में लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुरू वाले में हम 0 नहीं लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला में यहाँ पर 0 को हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो ये 3 डिजिट से 2 डिजिट बन जाएगा और 101 से पीछे आ जाएगा। हमें तो 101 की आगे का चाहिए, यानी कि 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो इसीलिए अगर 0 नहीं लिखते हैं तो 1 से 9 तक हमारे पास 9 चांस बचेंगे, 9 तरीके बचेंगे। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर 90 हो गई। इस प्रकार टोटल ऐसे 90 आपको संख्याएं मिलेंगी जिनके इकाई अंक में 9 होगा। तो बस इनका प्रतिशत बताना है कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं कि चलिए टोटल 90 संख्याएं हैं, और अपोन में टोटल नंबर बताइए 1000 से लेकर 101 तक कितनी संख्याएं होंगे। तो हम बोले कि 1000 में 100 तक संख्याएं नहीं चाहिए, 100 के बाद की संख्याएं चाहिए, तो 1000 में से 100 घटा देते हैं। अगर 1000 में से 100 छोड़ देंगे तो 101 से 1000 तक बच जाएगा, तो 1000 में से 100 को घटा देंगे तो 900 बचेगा, यानी कि 900 संख्याओं में से 90 संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक में 9 है, तो इसको कटा दीजिए 90 से 90 और 10 0 से 0, तो 10% आपका आएगा, जो कि आंसर है। अच्छा सवाल है, आप समझे कि नहीं समझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 10-20 है, यदि एक संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों का डिफरेंस है 1020, और जो इसमें बड़ी संख्या है, ठीक है, यानी कि जो लार्ज नंबर है उसका 7.6% स्मॉलर नंबर के 12.4% के इक्वल है, तो आपको दोनों नंबर्स का सम बताना है, कितना आएगा, सम ऑफ बोथ द नंबर्स। इजी है, रेशियो निकाल लेते हैं एक्स वाई का, उसके बाद तो चेक कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, देखिए एक संख्या का 7.6%, तो हम लिख देते हैं x का 7.6%, दोनों में है, परसेंट इसमें भी है इसमें भी है, तो ये तो कट जाएगा परसेंटेज का साइन। दूसरी तरफ y का कितना है आपका 12.4%, पॉइंट तो दोनों तरफ से साफ हो गया।
तो एक्स बाई वाई कितना बचेगा, आप देखो ये 19 चौक 76, यानी कि नीचे तो 19 आएगा और ये 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 1 31 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर दिया है। बताइए अगर हम अंतर यहाँ पर निकालते हैं रेशियो में, तो 31 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो अंतर कितना मिलेगा, 21 में से 29 घटाएंगे तो अंतर मिलेगा 12। तो हमारे पास अंतर आ गया 12, लेकिन सवाल में ये अंतर कितना दिया है, 10 और 20 दिया है, 10 और 20 इतना है। अगर 12 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 12 से इसको काट देते हैं, ओ पूरा ही कट गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ कि हमने क्या निकाला था। हमने ये निकाला था दोस्त कि एक्स बाई वाई कितना हो गया, ये हो गया 31 और बटा 19। फिर हमने बोला था कि ये अंतर कितने का है, तो आपने बोला था कि अंतर 12 का है, लेकिन सवाल में ये अंतर किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे कि सवाल में ये अंतर 10-20 के बराबर है, यानी कि 1020 के बराबर है। अब हमने 12 से इसको काट दिया तो एक की वैल्यू आ जाएगी 12, 12 अट्ठे 8 बार में कटेगा, ठीक है, और फिर बचेगा 6 तो 12 पचे 60, एक की वैल्यू 85 आ गई। और हमसे दोनों का योगफल पूछा है, तो दोनों को जोड़ो, 31 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, 50 की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, आंसर 17 से तो कटेगा, लेकिन वो चेक करने से बेहतर है कि हम गुना कर लें। 8 पचे 40 का जीरो, सॉरी ये जीरो का जीरो, और 5 पचे 25 का 5, 8 पचे 40 और 2 42, 42 50, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगले सवाल में कह रहा है कि जब एक संख्या का 50% दूसरी संख्या b में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या जो b है वो 25% बढ़ जाती है, तो a और b दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। आसान सवाल है, आप किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं। a का 50% यानी कि a का आधा, जब b में जोड़ते हैं 50% मतलब आधा ही होता है, तो दूसरी संख्या b जो है वो 25% से बढ़ जाती है। b जो है वो 25% से बढ़ जाती है। 25% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 25% 1/4 होता है, तो बढ़ने के बाद ये कितना बन जाएगी, 5/4 बन जाएगी। बस यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लो। आप 100 लिख के भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया कि इतना आएगा। 50% का मतलब आधा होता है, तो बाई 2 ले लिया हमने, और जब ये बी में जोड़ते हैं तो बी 25% से बढ़ जाती है। 25% से बढ़ने का मतलब 125/100 हो जाती है। 125/100 को आप काटेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ से आप रेशियो निकाल लीजिए, सब में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2a बन जाएगा, ये 2b बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 5b। यहाँ से आप बोलेंगे कि 2a इक्वल टू कितना आ गया, 3b आ गया, यानी कि a बाई बी किसके बराबर हो गया, तो आप बोलेंगे 3/2 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने, 3/2 तो आ ही जा रहा है। फिर भी चेक करते हैं। When 50% of a number is added to b, the second number increased by 25%, यानी कि 125, तो 5 से 25 बार में 4 से, अच्छा यहाँ पर गलती है, 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b नहीं होगा, 4b ना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने नीचे वाला ये 4 गायब करने के लिए सबको 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 4b बनेगा एक्चुअली में। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो 2a ऊपर बच जाएगा। लेकिन नीचे का जो ये वैल्यू जो है b, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4b आएगा, और इक्वल टू इसमें 4 से करेंगे तो ये 4 कट जाएगा और 5b बचेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2a किसके बराबर आ जाएगा, केवल b के बराबर आ जाएगा। तो a बाई बी किसके बराबर आ जाएगा दोस्त, 1/2 के, यानी कि 1:2। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ऋचा म्यूचुअल फंड में 5,59,000 और 968 रुपये की धनराशि निवेश करती है, यानी कि उसमें इन्वेस्ट करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है, यानी कि जो उसका एक साल के आय का 19% है जितना निवेश की है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। इजी सवाल है, बस नंबर आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन है इजी। देखिए पहले बात करते हैं कि वार्षिक आय का 19% ये वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। म्यूचुअल फंड में उसने जमा किया कितना, 5,59,968 रुपये, जो कि उसकी वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम का कितना है, 19% है। तो हमें उसका मंथली इनकम बताना है कि महीने में वो कितना कमाती है, कितना आय होता है उसको इनकम। इजी है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है वार्षिक आय का 19% है। वार्षिक आय का मतलब जो वो 12 मंथ में कमाती है, तो 12 मंथ का जो उसका कमाई है उसका 19% आपको दिया है। किसके बराबर दोस्त, इसके बराबर, ये 5 लाख जो भी है वैल्यू, इसके बराबर दिया है 5,59,000 और 968, 968, इसके बराबर दिया है, यहाँ पर 8 भी है लास्ट में।
तो हम अगर 19 से इसको काटते हैं तो 19 बारी में ये कितना बार में कटेगा, तो आप 19 से चलो और थोड़ा बड़ा इधर लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं जहाँ अट जाए। 12 मंथ का 19% जो है ये आपको दिया है 5,59,000 और 968 रुपये। तो आपसे एक मंथ की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। कोई बात नहीं है, हम 12 से तो पहले इसको काट देते हैं। कितना बारी में कटेगा, तो आप बोलेंगे कि 12 चौक तो 48 हो गया और बच गया हमारे पास 7 और 9, तो 12 छक 72, 7 और 9 फिर से 12 छक 72, तो फिर से 7 और 6 तो फिर से 12 छक 72 और 12 चौक 48। 19 की वैल्यू इतनी आ गई, तो हमसे एक की वैल्यू पूछ रहा है। बताइए क्या किया जाए अब। आसान है दोस्त, जब 19 दिख गया तो मैं डिजिटल सम लगाना पसंद करूंगा यहाँ पर, ठीक है। डिजिटल सम लगाते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि सबके लास्ट में 600 है, तो अगर हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो हम वहाँ पर टाइम गंवा देंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो डिजिटल सम लगाना है तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड का डीएस तो 9 को लेंगे, नहीं तो एक ही बचा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप इसका डिजिटल सम निकालो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका जो डीएस आएगा वो आएगा, देखो ये 6 तियाँ 18 का मतलब 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे नहीं तो 4 4 8 आ गया। निकालना भी आसान है डिजिटल सम। 3 बार 6 है तो 6 तियाँ 18, यानी कि 18 8 1 9 हो गया। 9 को हम लेते नहीं हैं तो 4 4 8 हो गया। डीएस 8 चेक कर लो किस ऑप्शन में डीएस 8 है। पहले वाले को चेक करोगे तो 5 4 9 को तो हम लेंगे नहीं, देखिए 5 4 9 हो गया, 6 4 10 ये नहीं हुआ। यहाँ 5 4 9 6 3 9 होगा नहीं, क्योंकि हमें 8 चाहिए। 5 4 9 6 एक साथ नहीं हुआ, ऑप्शन डी हो गया, फिर होना ही चाहिए। देखो 5 4 9 है और 6 और 2 8, डीएस 8 आ गया, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल को। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको। यहाँ पर बोला गया है कि बाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया, लेकिन जिस दिन दान देना था उसने उस दिन अपना विचार बदल दिया और मात्र 1800 रुपये दान दिया। मात्र 1800, क्योंकि जो लोग अभी पीएम केयर फंड में दान दिए थे वो तो करोड़ों में चल रहा था भाई, ये तो मात्र 1800 है। और ये जो दान है ये उसके द्वारा पहले तय की गई दान राशि का 60% है। तो उसका वेतन कितना है, यानी कि पहले वह जितना दान देने वाला था उतना ना दे करके उसका 60% दान दिया, और वो कितना रुपए बना, वो 1800 रुपये बना। तो उसका आपको आय बताना है, सैलरी बताना है, यानी कि 100% वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, और क्या ही कहें बताओ। देखिए पहले वह 10% देना चाहता था, लेकिन बाद में वह जितना देना चाहता था उसका 60% दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि दोस्त उसकी सैलरी अगर 100 रुपये थी, तो इसमें से वह 10% देना चाहता था। सैलरी को हम 1000 मान लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। इसका 10% देना चाहता था, यानी कि वो 100 देना चाहता था, इसका 10% 100 ही होगा। सैलरी अगर 1000 था तो वो 10% जमा करना चाहता था पीएम केयर फंड में, तो वह 100 रुपये देता, उसमें डोनेट करता। लेकिन क्या है कि उसने उतना डोनेट नहीं किया, उसका मात्र 60% डोनेट किया। तो 100 का 60% कितना हो गया, 60 ही होगा। बस देखो कितना इजी हो गया। और इसकी वैल्यू हमें दिया है कि डोनेट तो उसने 1800 किया है दोस्त। तो अगर 60 की वैल्यू 1800 है, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 तियाँ 180, एक की वैल्यू 30 हो जाएगी। और हमें 1000 की वैल्यू बतानी है, तो हम 1000 की वैल्यू इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि सैलरी को हमने 1000 लिखा है। तो 30 पर ये 3 जीरो चिपकेगा तो ये कितना बन जाएगा, 30,000। 30,000 का मतलब ऑप्शन बी सही उत्तर है। बस काम खत्म। हमने 1000 ले लिया सैलरी को, पहले 10% देना था तो इसका 10% कितना आ गया, 100। लेकिन उसने 100 ना देकर इसका 60% ही दिया, तो इसका 60% कितना आ गया, 60। और 60 का वैल्यू अगर 1800 है तो 1000 का वैल्यू कितना होगा, 30,000। ये देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला है कि यदि रबर के मूल्य में 25% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 2 रुपये में 3 और रबर खरीद सकता है। तो 2 रुपये में वह पहले यानी कि प्रारंभिक मूल्य पर कितना रबर खरीद सकता था। देखिए ये सवाल मैंने सेम टू सेम करा दिया है एक वीडियो में, जो CHSL का प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे जितने क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस और साथ में डिस्काउंट, इस चैप्टर से डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस से जो भी सवाल आए हैं CHSL 2019 में, वो सारे सवाल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सॉल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके जरूर से देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके, यहाँ पे जो आई बटन आता है कॉर्नर पे, वहाँ पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। उसमें मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, हालांकि मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए हैं CHSL में, तो मैं दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ जो इस तरह के आए हैं। लेकिन आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी CHSL के सारे क्वेश्चन हैं लाभ हानि और बटा चैप्टर के।
देखिए 25% कमी होने का मतलब क्या है, मैंने बोला था उस वीडियो में अच्छा से समझाया है कि प्राइस 25% कम हो जाता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का मतलब प्राइस पहले 4 था तो अब 1 कम होकर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, क्योंकि कमी लिखा है तो हम कमी कर देंगे। वृद्धि क्या है तो 1 जोड़ के 5 लिख देते हैं। 25% कमी का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4 था तो 3 हो गया प्राइस। तो जो सामान उसको मिलेगा, वस्तु जो मिलेगा, आइटम, वो आइटम क्या हो जाएगा दोस्त, पहले अगर 3 खरीदता था तो अब 4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, पहले 3 आइटम्स खरीदता था तो अब कितना खरीदेगा, वो 4 आइटम खरीदेगा। तो कितना आइटम ज्यादा खरीद रहा है, कितना वस्तु ज्यादा मिल रहा है यहाँ पर, तो आप बोले कि 1 ज्यादा मिल रहा है। 3 से 4 मिलने लगा यानी कि 1 ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल में वह कह रहा है कि 3 रबर और खरीद सकता है। देखिए 3 रबर वो और खरीद सकता है, तो वो 3 रबर ज्यादा खरीदा है सवाल के हिसाब से। तो 1 की वैल्यू अगर 3 है तो हमें 3 की वैल्यू बतानी है कि पहले वह कितना खरीदता था। तो पहले वह 3 खरीदता था, 3 की वैल्यू 3 3 9 आ जाएगा, और 9 इस सवाल का सही उत्तर है। ये जो 2 रुपये दिया है सवाल में, इसका कोई मतलब नहीं है इस सवाल में। वो आप लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको भी मिला के बनाओगे तो सवाल बेकार में बड़ा बन जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि 25% का मतलब 1/4 होता है, और डिक्रीज का मतलब 4 से 3 हो गया है प्राइस। और प्राइस अगर 4 से 3 हो गया है तो आप कहेंगे इसका मतलब कि वस्तु पहले 3 मिलता था तो अब 4 मिलेगा। यानी कि वस्तु कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो हमसे पुराना वाला पूछ रहा है तो 3 यूनिट बना देंगे। 3 यूनिट का वैल्यू 9, अगर नया पूछता तो 9 हम 4 से मल्टीप्लाई करती है, 4 तियाँ 12 आ जाता। ठीक है, या फिर इस 9 में 3 जोड़ भी देते क्योंकि अब 3 और खरीद रहा है तो भी 12 आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ऐसा दिखाते हैं आपको। देखिए ये है अगला सवाल। इसमें आपको बोला गया है दोस्त कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक क्रेता जो है वो 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का पहले जो मूल्य था वो क्या था, लगभग सेम टाइप का है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करोगे कि 20% कम हो गया तो प्राइस में हम लिखेंगे कि प्राइस दोस्त 20% कम होने का मतलब 1/5 होता है। यानी कि प्राइस अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। और प्राइस अगर ये आपका 5 से 4 हो गया तो आप बोलोगे दोस्त कि अब सामान जो मिलेगा यानी कि वस्तु जो मिलेगा वो 4 के बदले हम 5 खरीद सकते हैं। इसको क्रॉस कर देंगे उल्टा। ठीक है, 5 के बदले 4 हो गया, दाम घट गया तो सामान अब हम उसी दाम में ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर सामान कितना ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि 4 के बदले 5 मिल रहा है तो 1 ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 4 केजी, देखिए 4 केजी मोर मिल रहा है, 4 केजी और मिल रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 4 केजी है दोस्त, तो आप बोलोगे कि पहले वह कितना खरीदता था, 4 केजी ही खरीदता था। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौका 16 केजी। यानी कि अगर ये पूछता कि पहले वह कितना खरीद रहा है तो हम बोल देंगे 16 केजी पहले खरीद रहा था। लेकिन आपसे ये पूछ रहा था कि पहले का उसका मूल्य कितना है, 1 केजी चीनी का दाम कितना है, शुगर पर केजी बताना है। तो हम बोलेंगे कि अगर वह 16 केजी खरीदता था और दाम लगा रहा था 160, तो हर एक केजी का दाम कितना हो गया, 10 रुपए, काम खत्म। बताओ 160 रुपए में अगर 16 केजी खरीद रहा है तो 1 केजी का दाम कितना हो गया, 10 हो गया। आपको 16 से डिवाइड कर देना है बस। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त ये सवाल कैसा है, आपको बोला गया है कि एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है जिनमें से 10% सड़े हुए पाए गए। ठीक है, बाकी जो सेब बचा उनमें से उत्तम सेब यानी कि 90% उत्तम बचा, उसमें से 85% उसने बेच दिया। 85% अगर उसने बेच दिया और फिर भी उसके पास 405 सेब बच गए तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। आसान सवाल है। हम मान लेते हैं कि पहले उसके पास 100 सेब थे। अगर 100 सेब थे, 10% सड़ गए तो कितने रह गए उसके पास, 90% सेब रह गए, 90 सेब। इसका 85% उसने बेच दिया, फिर भी 405 बच गया। आप बताइए 90% में से अगर 85% बेच दिया जाए तो बचेगा कितना, 15%। 90 का 15% बचेगा, 90 का कितना बचेगा, 15% बचेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 का 15% बचेगा। तो 19 का 50% हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे जी ये है हमारे पास 405। ठीक है, तो यहाँ से हम 15% की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर आप पूरा पूरा भी चाहो तो निकाल लो। देखो ये 9 से कट जाएगा, तो 9 से अगर आप काटेंगे तो ये 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 45 आ गया। दे भाई आंसर में 3 तो रहेगा ही रहेगा, और 3 किस में है, इसमें है, काम खत्म। क्योंकि 45 में 3 है, 45 में 3 है। अब आप कहेंगे कि 45 में तो 9 भी है दोस्त, 9 है, लेकिन देखिए वो 9 कहाँ गायब हो जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 9 कहाँ गायब हो गया। ठीक है, देखिए आप ऐसे लिखेंगे, हमें 100 की वैल्यू एक्चुअली में बतानी है, या फिर यहाँ से 90 का निकाल लो फिर 100 का निकाल लेंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, करने के 1000 तरीके हैं हमारे पास, या आप एक ही बार निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू
90 और गुना में 15, इसकी वैल्यू हमारे पास, या 15% अगर निकालना है ना, एक्चुअली में देखिए 15% निकालना है तो हम इसको 1000 मानते हैं। जैसे हमने एक सवाल में माना था, इसको 1000 मान लेते हैं कि टोटल सेब जो है वो कितना है, 1000 है। अब इसमें से 10% सरे पाए गए तो 90% यानी कि 900 सही पाए गए होंगे। इसमें से 10% यानी कि 100 घटा दें, 100 जो खराब पाए गए, सरे पाए गए, तो 900 सही होंगे। और इसका 85% उसने बेच दिया तो बचा कितना, इसका 15%। 900 का 15% कितना होगा, 900 का 1% यानी कि 2 जीरो काट देंगे तो 1% 9, तो 15%, 15 9 135। 135 सेब उसके पास बचे जिसका दाम सवाल में दिया है 405। 135 का मतलब 405 है और हमें कितना बताना है, 1000 का बताना है। बताओ ये 3 से कट जाएगा, 35 या 5, 105 हो जाएगा और 3 1 4। एक की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। काम खत्म, ऑप्शन बी। देखिए आसान सवाल है, आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। 1000 मानेंगे तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। इसका 15% हमने इजीली निकाल दिया। 15% क्यों निकाला, क्योंकि 85% तो बेच दिया है। जो उत्तम सेब है यानी कि जो रॉटेन नहीं है, जो गुड एप्पल्स हैं, उसमें से 85% बेच दिया तो उसके पास 15% रह गया और सवाल के हिसाब से 405 बाकी था। तो इसका 15% हमने निकाला 135, 405 के बराबर है तो 1000 3000 के बराबर होगा। देखिए एक ये सवाल है, ऐसा सवाल तो मैंने शुरू में ही करा दिया था 12-13 नंबर पे, कि ए और बी दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से, मैंने बोला था कि जिससे कहेगा देन के बाद जो भी आएगा उसको 100 मान लेना है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या से 80% और 20% अधिक है, तो हम ये कह देंगे कि अगर तीसरी संख्या 100 होती तो पहली संख्या 180 बनती और दूसरी संख्या 20 ज़्यादा है तो 120 बनती। 20 से कटा देंगे, 20 से 9 बार में और 20 से 6 बार में, अभी भी 3 3 से कट रहा है तो 3 3 9 और 2 3 6, 3:2 यानी कि 3:2 आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आया तो आप शुरू में वीडियो देखिए, शुरू में ऐसा मैंने 2 सवाल काफ़ी अच्छे तरीके से लिख के कराया है। अगले सवाल में देखिए आपको कह रहा है, इसमें कह रहा है कि रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, सुधा की आय 3000 रुपये है, 3000 रुपये से 10% अधिक है, तो रेणु की आय कितनी होगी। काफ़ी आसान सवाल है, बताओ। इसमें यह कह रहा है कि रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, हमने इसको रेणु मान लिया और इसको सुधा मान लिया। ठीक है, सुधा की आय अगर 100 होती तो रेणु की आय सुधा से 10% कम है यानी कि ये 90 होता। लेकिन ये कह रहा है कि सुधा की आय जो है वो 3000 से 10% ज़्यादा है, तो 3000 का 10% ज़्यादा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3000 का 10% यानी कि 1 जीरो हटा दीजिए, 1 जीरो हटाएंगे तो 300 बचेगा, 300 ज़्यादा है 3000 से, 3000 से 300 ज़्यादा यानी कि इसका मान कितना है, 3300 रुपये है। अगर इसका मान 3300 है यानी कि 11 से गुना किया है तो इसको भी 11 से गुना करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 3000 रुपये से कितना ज़्यादा है दोस्त, 3300 ज़्यादा है। तो हमसे ये कह रहा है कि रेणु की आय कितनी होगी। चलो कोई बात नहीं है, 90% की वैल्यू हमें बतानी है। इसको गुना किससे किया है, 33 से गुना किया है। अच्छा 33 को 9 से ना गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर गुना में 33 हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम गुना में 33 कर देंगे तो 3 9 27, लास्ट में 7 जीरो आएगा, लेकिन 3 9 27 और 2 29 हो जाएगा, तो 29 7 0, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान था सवाल। मैंने बोला कि हमने सुधा को मान लिया कि सुधा का मान 100 था, तो इससे 10% इसका कम है तो इसका 90 हो जाएगा। सुधा का आय जो है वो 3000 से 10% ज़्यादा है, तो 3000 से 10% ज़्यादा का मतलब 3300 होता है, तो 100 की वैल्यू अगर 3300 है तो 90 की वैल्यू उसके थोड़ा सा कम आएगा, वो आएगा 2970 रुपये। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए भाई, ये है अंतिम सवाल हमारी वीडियो का। इसमें आपको दिया गया है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो सबसे बड़ी संख्या के 30% के बराबर है, तो छोटी संख्या अगर 28 है तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। आसान है, देखिए क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर आपको दिया है। अंतर का मतलब अगर दोनों संख्या लेट से ए और बी होता तो ए माइनस बी आपको दिया है कि अंतर जो है वो सबसे बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या अगर ए होता तो ए का 30% है यानी कि 30/100 है। बस ये काट लो, यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, ये बी है, ठीक है, बी। तो रेशियो निकालेंगे तो 10 ए में से 3 ए जाएगा तो 7 ए का मान कितना आ जाएगा, 10 बी के बराबर। यहाँ से हम ए बाई बी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10/7 आ जाएगा। अब बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से ये कर लेंगे कि छोटी संख्या अगर 28 है तो बड़ी संख्या, देखिए छोटी संख्या 7 की वैल्यू 28 दी है यानी कि 4 गुना, तो बड़ी संख्या तो 40 हो जाएगी, ये भी 4 गुना हो जाएगा 40, और दोनों का योगफल पूछा है तो 40 और 28 68 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये बोला दोस्त आपसे कि हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि ए बाई बी कितना है, 10/7 है।
अगर ए और बी का रेशियो 10/7 आ गया और छोटी वाले की वैल्यू 28 है, यानी कि 7 की वैल्यू 28 है 4 गुना, तो बड़ी वाली की वैल्यू भी 4 गुना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। तो दोनों का योगफल पूछा है, तो 40 और 28 68 आ गया। या ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप यहीं से ये बात कह सकते थे कि अगर ए बाई बी हमने 10/7 निकाल लिया तो आंसर 10 और 7 17 से कट जाएगा। 17 से इसमें केवल 68 ही कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है, तो 68 अपना आंसर है 68। यहीं पर इस सवाल को हम करते हैं ख़त्म, इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल एनके मैथ्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, अगर ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो। और जल्द ही हम सीजीएल का भी सोल्यूशन लाने वाले हैं। सीजीएल जो प्री का पेपर हुआ है 2019 में, उसका भी ऐसे ही चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।